स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाठ 2 सजीव जगत में विविधता। ये क्लास 6 का चैप्टर है जिज्ञासा बुक से, यानी कि हमारी साइंस की बुक से। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों की शिराविन्यास में क्या अंतर पाते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे 2 प्रकार के बीज हैं। पहला बीज है गेहूं का और दूसरे बीज हैं राजमा के। इन बीजों को देखकर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इनकी जड़ें कैसी हैं, रेशेदार हैं या झकड़ा, और पत्तियाँ कैसी हैं, उनकी शिराविन्यास कैसी है, पत्तियों की समानांतर या जालिका रूपी। चलो इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है जो गेहूं है, गेहूं आपने देखा था, उसमें रेशेदार जड़ है, समानांतर शिराविन्यास है। और जो राजमा है उसमें मुख्य रूप से मूसला जड़ है और जालिका रूपी शिराविन्यास है। रेशेदार जड़ कैसी होती है, आपने जैसे कुछ जड़ों में से गुच्छा सा देखा होगा, कुछ पौधों की जड़ों में ये रेशेदार जड़ होती है, इनको झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। और मूसला जड़ होती है, एक मुख्य जड़ होती है, उसके साइड में ऐसे छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं। ये इस प्रकार की जड़ मूसला जड़ है और इस प्रकार की जड़ जो है वो झकड़ा जड़ है। दूसरा इसमें शिराविन्यास का पूछा है पत्तियों के प्रकार में, तो जो समानांतर शिराविन्यास होता है उनके अंदर इस तरह की समानांतर रेखाएं होती हैं। और जो जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी पत्तियों में ऐसे एक मुख्य मध्य शिरा होती है और साइड में ऐसे जालिकाएं बनी होती है। इस प्रकार की शिराविन्यास को हम जालिका रूपी शिराविन्यास बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, गेहूं में रेशेदार जड़ है और समानांतर शिराविन्यास, यानी कि इस तरह की जड़ें हैं और इस तरह का शिराविन्यास है। और जो राजमा है उसमें शिराविन्यास जालिका रूपी है, जालिकाकार भी बोल सकते इसको, और जड़ मूसला जड़ है। चलिए अब प्रश्न 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर, आवास अर्थात रहने की जगह के आधार पर समूह बनाने, ग्रुप्स बनाने। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं और चिन्हांकित खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखने। हमें 2 समूह बनाने, खंड क और खंड ख। खंड क में हम जलीय जंतुओं के नाम लिखेंगे, खंड ख में हम थलीय जंतुओं के नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद हमें खंड ग में ऐसे जंतुओं के नाम लिखने हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, यानी कि उभयचर, जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जंतुओं के नाम जो यहाँ पे दिए गए हैं वो है घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर और कछुआ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर है समूह क जलीय जंतु अर्थात जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसमें आएंगे डॉल्फिन और व्हेल। और समूह ख थलीय जंतु जो जमीन पर रहते हैं, घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ और कबूतर। समूह ग जल और थल दोनों में रहने वाले जंतु, उन्हें हम उभयचर भी बोलते हैं, उभयचर अर्थात जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी। तो इसमें उदाहरण आएंगे मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे भी लिख सकते हैं, पर आपकी बुक में जैसे ये बनाए हुए हैं सर्कल, आप इनमें भी क, ख और ग के अकॉर्डिंग ऐसे भी आप सर्कल बना के उसके अंदर भी आप अपने आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, मनु की माँ एक शाक वाटिका किचन गार्डन है। मनु की जो माँ है उनका किचन गार्डन उन्होंने बना रखा है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। एक दिन उनकी मम्मी मिट्टी से मूली को उखाड़ रही थी। उन्होंने मन्नू को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखे और लिखे कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिराविन्यास दिखाई देता है। हमें मूली के पौधे को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और फिर उसमें उसकी जो जड़ है वो किस प्रकार की है और पत्तियां किस प्रकार की है। पत्तियों में मुख्य रूप से शिराविन्यास के बारे में पूछा गया है, तो हमें उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम मूली का एक चित्र देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको मूलियाँ नजर आ रही होंगी। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा बेटा, एक मुख्य जड़ है और साथ में छोटे छोटे ऐसे से हेयर्स निकले हुए हैं, रोए टाइप के।
और इसकी जो पत्तियां हैं अगर इनको भी अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस तरह से एक मध्य शिरा है मुख्य रूप से ये रही, और फिर इसमें जालियां बनती हुई नजर आ रही होंगी। तो ये किस प्रकार की जड़ है? ये मूसला जड़ है और जो पत्तियां हैं उनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है। तो इसको अब हम आंसर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो हम अपना आंसर भी देख लेते हैं। प्रश्न 3 के उत्तर में आप लिखोगे मूली मुख्य मूसला जड़ है, इसकी पत्तियों में जालिकाकार या जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाए जाने वाली बकरी को देखें, उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों में क्या कारण है। तो यहाँ पे हमें 2 बकरियां दी गई है। पहली वाली जो है क वाली वो पर्वत यानी कि पहाड़ों में रहने वाली बकरी है, दूसरी है मैदानी इलाकों में पाए जाने वाली बकरी। तो इन दोनों ही बकरियों में क्या क्या समानताएं आपको नजर आ रही है? आपको दिख रहा होगा कि दोनों की जो शरीर है उस पे बाल हैं, दूसरा दोनों के ही 4 पैर हैं, 2 सींग है, एक एक पूंछ है। ये तो हो गई इनमें समानताएं। अंतर क्या है? जो पहाड़ों पे रहने वाली बकरी है उसके जो बाल है वो काफी घने हैं, बहुत बड़े बड़े हैं और घने भी हैं। मैदानों में पाए जाने वाली बकरी के बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं अगर हम कंपैरिजन करें तो। और इनका जो कारण है, ये जो डिफरेंसेस है इनके अंदर, जो ये अंतर है, इसका मुख्य कारण जलवायु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। पहले हम बात करेंगे समानताओं की। समानताएं क्या हैं? दोनों ही बकरियां हैं, दोनों के 4 पैर, सींग और बाल होते हैं। अंतर में हम क्या लिखेंगे? जो अंतर है वो है पर्वतीय बकरी के बाल लंबे और घने होते हैं, मैदानों की बकरी के बाल छोटे होते हैं। पर्वतीय बकरी के खुर बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना होता है, इसलिए उनके जो पैरों के पास जो नीचे खुर होते हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जो ये अंतर है इसका कारण क्या है? इसका कारण है, यह अंतर उनके रहने के वातावरण और जलवायु के कारण है, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर ठंड होती है, जाने के लिए उनके शरीर पर ज़्यादा लंबे बाल होते हैं मैदानी बकरियों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा जिसे हम कॉकरोच भी कहते हैं, कबूतर, चमगादड़, वेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। यहाँ पे हमें कुछ जंतुओं की लिस्ट दी गई है, एक सूची दी गई है, और जिन जिन विशेषताओं के आधार पर हमने चैप्टर में डिफरेंसेस पढ़े हैं उसके अतिरिक्त हमें किसी अन्य विशेषता के आधार पर इनके ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप्स डिस्कस करने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, हमने समूह 1 बनाया है ऐसे जंतुओं के नाम जो बच्चे देते हैं, बच्चे देने वाले जंतु, जैसे गाय, ये सीधा बच्चे को जन्म देती है, चमगादड़, वेल। दूसरा है समूह है अंडे देने वाले जंतु, तिलचट्टा, कबूतर, कछुआ, मछली, टिड्डा और छिपकली। ये सारे वो जीव हैं जो अंडे देते हैं, जिनको अंडपरजक भी कहा जाता है, और बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहा जाता है। अब 6th क्वेश्चन है, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? ये कहना चाहता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंसान है उसने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने अच्छे जीवन की चाह के लिए जंगलों को, वनों को बहुत अंधाधुंध काटा है, वनोन्मूलन कर रखा है। तो हमारे आसपास के परिवेश को वनों की कटाई ने, पेड़ों की कटाई ने किस प्रकार प्रभावित किया है, और इस चुनौती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इससे हम कैसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनसे हम कैसे बच सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है, पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वनों की कटाई के प्रभाव क्या क्या हुए हैं। तो पहला प्रभाव, वनों की कटाई के कारण प्रदूषण बढ़ता है। अगर वन नहीं होंगे तो जो वायु प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। फिर वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे हर साल बारिश की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। वन्य जीव कौन से होते हैं? जो फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में जो जीव रहते हैं, जंगली जानवर, उनका रहने की जो जगह है वो नष्ट हो जाती है, जिससे वो फिर शहरों की तरफ जाते हैं। 4th है
मिट्टी का कटाव होता है। अगर वन नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे मिट्टी को बांधने के लिए, तो जो मिट्टी है वो भी बारिश के पानी के साथ बह जाती है, इससे मिट्टी का कटाव होता है। और लास्ट है तापमान बढ़ता है, यानी कि गर्मी बढ़ती है। इसे अगर हम एक वैश्विक समस्या के रूप में देखें तो ये वैश्विक उष्ण का कारण भी वनों की कटाई ही है। पहले हमने समस्याओं का जिक्र किया था, अब हम समाधान देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि समाधान भी पूछे हैं। तो पहला समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वनों की कटाई को रोकना चाहिए, वनों का संरक्षण करना चाहिए और लकड़ी और कागज का कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कागज बनने के लिए हमें पेड़ों की ही आवश्यकता होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं वो हमें लिखने हैं। चलो हमारा फ्लो चार्ट देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट में सबसे पहले कहा गया है कि पौधा है। हाँ। क्या इसमें पत्तियां हैं? पौधा है तो पत्तियां भी होंगी। हाँ। क्या इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है? अगर हाँ है तो क में हमें उन पौधों के नाम लिखने हैं जिनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है। अब ये जालिका रूपी सिरा विन्यास कैसा होता है? इस प्रकार का, जिसमें एक मध्य शिरा और साथ में बहुत सारी शिराएं निकल के ऐसे जालियां बनाती हैं। अगर जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं है तो हमें ख के उदाहरण देने हैं, यानी कि उनमें किस प्रकार की सिरा विन्यास होगी? समानांतर सिरा विन्यास होगी, इस प्रकार की, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन 7 का आंसर है, क के अंदर आप उदाहरण लिखेंगे, क्योंकि जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले जितने भी पौधे हैं, जितने हमें पता है, जैसे आम, गुलाब, गुड़हल, राजमा, इन सब में जालिका रूपी सिरा विन्यास है। ख के अंदर हम उन पौधों का नाम लिखेंगे जिनके अंदर समानांतर सिरा विन्यास है, यानी कि जिनमें जालिका रूपी नहीं है। गेहूं, धान, मक्का और घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है? तो राज अपने मित्र के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं और तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। तो संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए, संजय इस चीज को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है राज से, अपने दोस्त से? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है, यदि राज कहता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है तो संजय निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न जो वह पूछ सकता है वह है, क्या इस पौधे का तना कठोर और लकड़ीदार है? दूसरा क्वेश्चन जो वह पूछ सकता है, क्या इसमें मुख्य तना छोटा होता है और कई शाखाएं आधार से निकलती हैं? थर्ड है, क्या इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 3 मीटर तक होती है? और फोर्थ क्वेश्चन जो वह पूछ सकता है, क्या यह कई वर्षों तक जीवित रहता है? ये क्वेश्चन पूछ के वो कंफर्मेशन कर सकता है। प्रश्न 9 में पूछा गया है, अब तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। यहाँ पर हमें 2 समूह दिए गए हैं, क और ख। पहले वाले जो क समूह है उसमें बीज का प्रकार दिया गया है द्विबीजपत्री, जड़ का प्रकार दिया गया है मूसला जड़। तो हमें बेसिकली यहाँ पे जिन पौधों की मूसला जड़ है और जो द्विबीजपत्री हैं उनके उदाहरण लिखने हैं। मूसला जड़ है तो यानी कि उनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है, और ख में हमें एक बीजपत्री पौधों के नाम लिखने हैं। दूसरा है जड़ का प्रकार, इनमें कैसा है? झकड़ा जड़ यानी कि रेशेदार जड़। और अगर हम पत्तियों की बात करें तो समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां मौजूद होती हैं, तो उनके उदाहरण लिखने हैं। साथ में यह 2 प्रश्न भी पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं, और समूह ख के पौधों में क्या समानताएं हैं? दोनों समूहों के बीच में बीज पत्र और जड़ के प्रकार के अलावा और क्या समानताएं हैं वो हमें बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जो समूह क है उसके उदाहरण है बेटा मटर, सरसों, आम और गुड़हल। और जो समूह ख है उसके उदाहरण है गेहूं, धान, मक्का और घास। अब हमें 2 अन्य क्वेश्चन भी दिए गए थे। पहला प्रश्न था कि समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हो सकती है। तो जो समूह क के पौधे हैं उनमें दूसरी जो समानता है वो ये है कि पत्तियों में जालिका नुमा सिरा विन्यास होता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें जो सिरा विन्यास है वो जालियों जैसा होता है। और फूलों के भाग 4 या 5 के गुणज में होते हैं। इनमें जो फूल होते हैं वो 4 और 5 के गुणज में, मल्टीपल्स में होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 या 5।
5 या 4 के गुणज में होते हैं, ऐसे मल्टीपल्स में होंगे, 4 हो गए, 8 हो गए, और या फिर 5, 10, इस तरह की इनकी जो पत्तियां, फूलों के जो पंखुड़ियां होती हैं वो होती हैं। इसके अलावा जो तना होता है वो प्राय शाखा युक्त होता है, यानी कि उस पे ब्रांचेज होती हैं। ये समूह क के पौधों की विशेषताएं होती हैं। समूह ख के पौधों में अन्य समानताएं क्या हैं? इसके अंदर होती है जो पत्तियां हैं उनमें समानांतर सिरा विन्यास है, इस प्रकार का, ठीक है। और जो फूलों के भाग हैं वो सामान्यतः 3 के गुणज में होते हैं, 3 के मल्टीपल होते हैं, ऐसे 3, 6। और जो तना है वो बिना शाखाओं वाला होता है, यहाँ पे ब्रांचेस नहीं होती, शाखाएं नहीं होती ज़्यादातर, सामान्यतः। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होती है? तो आपको बतख के पंजों में दिख रहा होगा कि बतख के जो पंजे हैं वो कैसे हैं, झिल्ली युक्त है। कबूतर के ऐसे नहीं है, और ये झिल्ली युक्त होने की वजह से वेब्ड फीट भी बोलते हैं इन्हें हम, ये पानी में तैर पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हम लिखेंगे, जो सबसे पहले लिखेंगे भिन्नता। बतख के पंजों में झिल्ली युक्त वेब्ड पंजे होते हैं, जबकि कबूतर के पंजों में झिल्ली नहीं होती। और इसका उपयोग क्या है इन पंजों का? झिल्ली युक्त पंजों की सहायता से बतख पानी में आसानी से तैर सकते हैं। ये जो पंजे हैं ये चप्पू की तरह कार्य करते हैं और तैरने में मदद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी टाइमली मिलते रहें। उसकी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कब आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी है। थैंक यू अगेन।